मैं हूँ शिवाजी देवनाथ, फिर से आ चुका हूँ एक नया ट्यूटोरियल के साथ। इस ट्यूटोरियल में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हम लोग एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के टाइम पे एक स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करके एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में डेटा कैसे हम लोग ले जा सकते हैं और उसको कैसे मैनेज करते हैं, वो हम लोग सीखेंगे इसी ट्यूटोरियल के अंदर। एक स्क्रीन डिजाइन है जिसमें हम लोग यहाँ पे कुछ भी इनपुट डाल के मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स दिख रहा है। ये रियल टाइम ऐप नहीं है, तो बट इसमें जो फीचर्स है वो मैंने दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट यहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड है। यहाँ पे कुछ भी इंटरनल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, बट इससे जब डेटा हम लोग ऐड करेंगे तो ये डेटा ऐड होकर यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स में, जहाँ पे चेकआउट डिटेल्स बेसिकली बोल सकते हैं इसको, इस चेकआउट डिटेल्स में जहाँ पे कार्ट पेज है तो कार्ट पेज के अंदर सारे प्रोडक्ट आ जाता है। और ये सारे प्रोडक्ट ऐड होने के बाद यहाँ पे ऐसे हम लोग इसको क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक साथ में सारे क्लियर कर सकते हैं और सारे क्लियर करेंगे तो सबके साथ यहाँ पे 0 हो जाएगा सारे प्रोडक्ट, और साथ में यहाँ पे जो भी अमाउंट दिख रहा है ये सारे अमाउंट 0 हो जाता है। ये डमी डेटा है जो एज पर डिजाइन यहाँ पे बनाया गया है। तो मैंने डिजाइन वाला पार्ट यहाँ पे स्किप कर दूंगा क्योंकि डिजाइन वाला पार्ट ऑलरेडी मैंने काफी लेक्चर बात कर चुका हूँ। तो इसी वीडियो ट्यूटोरियल में मैं ओनली ये स्टेट कैसे मैनेज करते हैं और ये जो स्टेट प्रोसेस है मैनेज करने का, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऐप स्टेट मैनेजमेंट प्रोसेस, जो कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जो भी डेटा हम लोग ट्रांसफर करेंगे वो चीजें हम लोग देखेंगे। लॉगआउट में क्लिक करते हैं तो लॉगआउट हो जाता है और हम लोग लॉगिन पेज में आ जाते हैं। यहाँ पे जो डेटा एक्टिविटी वाला पार्ट है वो हम लोग देखेंगे, एक एक करके हम लोग सीखेंगे। चलते हैं ट्यूटोरियल के अंदर। काम स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे लिब फोल्डर के अंदर बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 फोल्डर बना के रखा हूँ। एक लिब डिजाइन कोड्स जहाँ पे ओनली डिजाइन कोड मिल जाएगा, ये सोर्स कोड में दे दूंगा। तो यहाँ पे जो सोर्स कोड मिलेगा, इस सोर्स कोड के अंदर डिजाइन जो कोड्स है जहाँ पे बिल्कुल डिजाइन कोड रहेगा। और मैंने जो लिब फोल्डर अभी फाइनल कर रहा हूँ उसके अंदर सारे में इम्प्लीमेंटेशन रखेंगे जिससे ये फिनिश्ड इस काम को फिनिश करके रखेंगे। तो यहाँ पे पहले जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्टिंग होता है main.dart से। main.dart के अंदर से हम लोगों का काम स्टार्ट होता रहेगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल से प्रोसेस में डिजाइन लेआउट बना के रखा हुआ है। तो अभी कैसे यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट होगा, स्टेट प्रोसेस किस तरह मैनेज होगा वो यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोगों को ब्राउजर में जाना पड़ेगा। ब्राउजर में जाके यहाँ पे pubdev में जाना पड़ेगा। pubdev में जाके यहाँ पे प्रोवाइडर बोलकर एक पैकेज को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोवाइडर बोलकर एक पैकेज है जो कि ऐप स्टेट मैनेज करने के लिए हेल्पफुल होता है। इस पैकेज को इंस्टॉल करना होगा तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग में जाना पड़ेगा। इंस्टॉलिंग में जाके यहाँ पे जो पैकेज है इस पैकेज को यहाँ पे कॉपी करना होगा। इसको कॉपी करने के बाद इसको अभी सेट करना होगा यहाँ पे pubspec.yml के अंदर। pubspec.yml में जाते वाला पार्ट है जो प्रोवाइडर पैकेज है। इस पैकेज जब भी सेट करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो पैकेज है ये इंपोर्ट होना शुरू कर देता है। इसके लिए हम लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन अनेबल होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन अनेबल होने के बाद ये जो प्रोवाइडर पैकेज है ये ऑलरेडी हम लोगों के सॉफ्टवेयर के अंदर, मतलब यहाँ पे जो डेवलपमेंट प्रोसेस है इसके अंदर आ चुका है। तो अभी देखते हैं इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे main.dart वाला जो फाइल है, इस main.dart फाइल के लिए पहले हम लोगों को यहाँ पे जो पैकेज है इस पैकेज को पहले इंपोर्ट करना होगा एकदम ऊपर का। तो इस पैकेज को यहाँ पे इंपोर्ट किया। तो अभी इस पैकेज को इंपोर्ट करने के बाद इस पैकेज को किस तरह यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप का पैकेज, यहाँ पे अलग अलग टाइप का प्रोवाइडर स्टेट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जो स्टेट यूज करना है तो उसके लिए पहले एक काम करना होगा कि यहाँ पे हम लोग एक डेटा वाला पार्ट जो है वो देखे। तो यहाँ पे मैंने पहले क्या है, यहाँ पे जो भी डेटा डमी डेटा जो दिखता है ये डमी डेटा को पहले हम लोग को एक लिस्ट में सेट करना पड़ेगा। तो इस लिस्ट को मैनेज करने के लिए यहाँ पे सर्विसेज बोलकर एक फोल्डर बनाया गया है जिसके अंदर data_link.dart बोलकर एक फाइल यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बिल्ड किया जिसका नाम है प्रोडक्ट्स बोलकर, और प्रोडक्ट्स के अंदर मैंने आइटम्स ऐड किया। आइटम बेसिकली एक और एक क्लास है जो क्लासेस बोलकर यहाँ पे एक फोल्डर है। जिस फोल्डर के अंदर आइटम बोलकर एक क्लास बनाया जिसके अंदर मैंने आइटम रखा। जिस आइटम के अंदर बेसिकली 2 फील्ड रखा। 2 फील्ड का नाम है, एक है डिटेल्स का और एक है अमाउंट का। तो अमाउंट डबल में आएगा, ये जो डिटेल्स है ये स्ट्रिंग में आएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ये नलेबल ऑप्शन है। बेसिकली इसको हम बोलते हैं नल सेफ्टी सिंटैक्स। नल सेफ्टी सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है कि पहले हम लोग जब डार्ट में काम करते थे तो डार्ट में
प्रॉब्लम होता था कि अगर एपीआई से जब डाटा हम लोग फेच करते थे उस टाइम पे डेटा अगर किसी भी हाल में ना आए तो उस टाइम पे हम लोगों को एरर मिलता था। तो उस एरर को हैंडल करने के लिए ये अगर सिंटैक्स यूज करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑप्शन बन जाता है कि हो सकता है कि यहाँ पे डेटा आए या ना आए, तो उसके लिए किसी भी तरह का एरर ना दिखाए अपने प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि अगर डेटा ना आएगा तो उस टाइम पे प्रॉब्लम दिखाया जाता। तो ये प्रॉब्लम को बहुत ही शॉर्ट तरीके से हैंडल करने के लिए ये सिंटैक्स ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो क्लास बनाया गया है उस क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया गया है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक फंक्शन होता है जो कि क्लास को कॉल करने के टाइम पे ये डायरेक्टली कॉल किया जाता है कुछ इस तरह। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो आइटम है, ये आइटम को डेटा लिंक के अंदर कॉल किया गया है, जिसके अंदर यहाँ पे मैंने डेटा का जो आइटम का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे लिखा और उसका जो अमाउंट है वो यहाँ पे लिखा। तो इसी तरह यहाँ पे आइटम का सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है, जिस आइटम्स के थ्रू यहाँ पे सारे डेटा जो पार्ट है वो यहाँ पे मैंने दिखाया। तो ये जो दिखाया, ये कैसे दिखाया गया है वो भी एक बार दिखा देता हूँ। तो ये है मेन पेज। मेन पेज मतलब यहाँ पे पेजेस के जो अंदर में जाए, तो पेजेस अंदर में जाने के लिए यहाँ पे होम पेज वाला ऑप्शन दिखता है। तो होम पेज का डिजाइन ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो यहाँ पे डिजाइन का वाला जो पार्ट है वो ज्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो होम डॉट डार्ट जो है, इस होम डॉट डार्ट के अंदर जाके यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स जो है, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट जो लिंक पे बनाया था, ये डेटा लिंक पे जो बनाया था, उस प्रोडक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, उससे एक एक आइटम को यहाँ पे निकल के यहाँ पे एक लिस्ट स्टाइल बनाया, जिस लिस्ट स्टाइल के अंदर से यहाँ पे एक बेसिक सा आइकन यहाँ पे सेट किया और उसके बाद यहाँ पे टाइटल सेट किया। तो टाइटल बेसिकली ये ऊपर वाला है और उसके बाद यहाँ पे सबटाइटल डाला, जिसमें प्राइस रुपीज साइन के साथ यहाँ पे अमाउंट को यहाँ पे डाल दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे एक बटन डाल दिया गया है, बटन का नाम है एलिवेटेड बटन। और इस एलिवेटेड बटन के बाद यहाँ पे ऐड वाला लेवल है वो दिखाया। और यहाँ पे ऑन प्रेस जो फंक्शन है, ये ऑन प्रेस फंक्शन अभी कुछ काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये ब्लैंक छोड़ के डाल दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये कुछ काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो शॉपिंग कार्ट वाला जो आइकन है, यहाँ पे शॉपिंग कार्ट आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कार्ट पेज है उसके अंदर चला जाएगा। तो उसके अंदर भी मैंने ये सारे जो कार्ट का जो डिजाइन है वो मैंने ये कार्ट पेजेस का जो पार्ट है इसके अंदर मैंने डाल दिया था। तो कार्ट पेज मैं ओपन कर चुका हूँ। इस कार्ट पेज पे ये स्टेटफुल विजेट है, होम पेज भी एक स्टेटलेस विजेट है। यहाँ पे स्टेटफुल विजेट अगर नहीं भी होगा तो ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए, बट अभी के लिए ये स्टेटफुल विजेट है। ये स्टेटफुल विजेट के बाद यहाँ पे जो डिजाइन है, ये टेबल रो डिजाइन मैंने बनाया। तो इस टेबल रो का जो डिजाइन है, इस डिजाइन के लिए यहाँ पे जो टेबल हेड वाला जो पार्ट है, इस टेबल हेड वाला पार्ट में प्रोडक्ट डिटेल्स वाला जो पार्ट है मैंने वो लिखा। उसके बाद प्राइस और डिलीट वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी टेबल हेडर बोलकर जो मैंने फंक्शन यहाँ पे बना के रखा हूँ। तो टेबल हेडर एक विजेट है जो कि टेबल रो विजेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो भी डेटा हम लोग भेजने वाले, यहाँ पे नॉन सेफ्टी ऑपरेटर यूज करके यहाँ पे टाइटल, यूनिट और प्राइस रख के और सेकंड ब्रैकेट के थ्रू यहाँ पे इसको ऑप्शनल बना दिए कि इसमें वैल्यू डाल भी सकते और नहीं भी डाल सकते। अगर डालेंगे तो ये वैल्यू जो आएगा वो यूज होगा, और नहीं डालेंगे तो यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क जो है ये बेसिकली ऑप्शनल कर देता है। मतलब ये अगर डेटा आए तो ये बैठेगा, और अगर नहीं आए ये जो डिफॉल्ट वैल्यू जो बैठाया गया है वो यहाँ पे रहेगा। तो इसी तरह यहाँ पे मैंने जैसे कि दिखाया था टेबल हेडर में, कि टेबल हेडर में मैंने सिर्फ टाइटल डाला था प्रोडक्ट डिटेल्स बोलकर, तो प्रोडक्ट डिटेल्स यहाँ पे है, बट बाकी दो इनपुट्स मैंने नहीं दिया था, तो इसीलिए यहाँ पे प्राइस और बिल पर जो ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रह गया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने टेबल बॉडी वाला पार्ट बनाया। तो टेबल बॉडी में मैंने यहाँ पे 3 पार्ट में डेटा को लेने का ऑप्शन दिया था। एक डिटेल ऑप्शन था, एक अमाउंट ऑप्शन था और एक इंडेक्स था। तो इंडेक्स वाला जो पार्ट है ये ऑप्शनल बनाया गया है कि इसमें वैल्यू बैठ भी सकता है, नहीं भी बैठ सकता है। तो इसलिए ये सेकंड ब्रैकेट के अंदर दिया गया है और ये नॉन सेफ्टी ऑपरेटर यूज किया गया है, क्योंकि अगर डेटा नहीं आएगा तो यहाँ पे डिफॉल्ट कुछ डेटा बैठ सकता है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट डेटा बैठने के बाद यहाँ पे टेबल रो बनाया गया है। टेबल रो में टेबल सेल बोलकर मैंने एक यहाँ पे विजेट है, तो इस विजेट को यूज करके इसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट डाला गया है, जो कि यहाँ पे डिटेल्स जो है
मतलब डेटा यहाँ पे आ सकता है, उसी डेटा को यहाँ पे डिलीट किया है। और इसी डेटा को डिलीट करने के बाद यहाँ पे जो अमाउंट है, जो कि यहाँ पे जो अमाउंट हम लोग दिखाना चाहते हैं, उस अमाउंट को डॉलर साइन को यूज करके स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे डाल दिया गया है। तो डॉलर साइन मेनली वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। उसके अलावा यहाँ पे जो इंडेक्स है, इंडेक्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नाल हो सकता है। नाल मतलब यहाँ पे ब्लैंक डालना था, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये टोटल एकदम ही ब्लैंक यहाँ पे रखना है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का एक्टिविटी एक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे इस पार्ट को नलेबल ऑप्शन में छोड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे नाल अगर रहे तो उस टाइम पे यहाँ पे ये जो बटन है ये नाल होगा। यहाँ पे नॉट इक्वल बैठा है, मतलब नाल अगर ना हो तभी ये बटन दिखे, और अगर नाल हो तो यहाँ पे नाल बैठे जिसमें यहाँ पे किसी भी तरह का डेटा ना आए। तो ये था टेबल बॉडी वाला पार्ट। बट यहाँ पे मैंने जब टेबल हेडर के बाद टेबल फुटर यहाँ पे यूज किया गया है, तो टेबल फुटर थोड़ा अलग सा काम यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे माई टेबल बोलकर और एक कस्टम विजेट बनाया गया है, और यहाँ पे जो कस्टम विजेट बनाया गया है यहाँ पे चिल्ड्रंस डाल दिया गया है। यहाँ पे मल्टीपल टेबल रो लिस्ट यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल टेबल रो मतलब यहाँ पे एक टेबल रो है, यहाँ पे एक टेबल रो है, यहाँ पे बहुत सारे टेबल रो है। तो ये सारे टेबल रो को एक साथ में डाल पाए, इसी वजह से यहाँ पे ये जो डिजाइन वाला प्रोसेस है इसको डाला गया है। तो यहाँ पे टेबल बॉडी के अंदर जो भी प्रोडक्ट मिल रहा था, मतलब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट का डिटेल्स मिल रहा था, उसी प्रोडक्ट डिटेल्स को एक लूप यूज करके यहाँ पे प्रोडक्ट का पूरा लेंथ लिया, और उसी प्रोडक्ट का पूरा लेंथ लेने के बाद प्रोडक्ट का इंडेक्स जो था उसी इंडेक्स के थ्रू यहाँ पे डिटेल्स और अमाउंट मिल रहा था। और साथ ही साथ इंडेक्स में आई बैठाया गया है, जिस इंडेक्स से यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट डिलीट हो सकता है उसका नंबर मिल जाता है। अभी ये प्रोडक्ट वाला सारी चीज मिल जाने के बाद यहाँ पे टेबल फुटर है, जो क्लियर कार्ड और चेकआउट, ये दोनों बटन यहाँ पे यूज करने का ऑप्शन दिया गया है। ये जो टेबल फुटर है, इस टेबल फुटर के अंदर बटन बार बोलकर एक फ्लटर का विजेट है। इस फ्लटर विजेट के अंदर यहाँ पे राइज बटन यूज किया गया है। राइज बटन के अंदर में यहाँ पे प्राइमरी कलर, मतलब इस ऐप का थीम कलर है, इस थीम कलर को यूज करके यहाँ पे अभी ब्लैंक करके रखा हुआ है। यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होगा, ये एक्टिविटी होने के लिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो है, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट वाला जो आर्गुमेंट्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह का अभी फंक्शनलिटी है नहीं, तो इसी वजह से यहाँ पे जो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है इसका अभी तक यूटिलिटी दिखा नहीं, बट अभी जब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब ये काम करेगा। इसके अलावा यहाँ पे लॉगिन बोलकर एक और एक पेज बनाया गया। यहाँ पे लॉगिन पेज में तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पेज आ जाता है। तो यहाँ पे जो लॉगिन पेज आता है, यहाँ पे भी स्टेटफुल विजेट बनाया गया, जिसमें यहाँ पे जो भी डेटा इनपुट होगा, उस डेटा इनपुट होने के बाद यहाँ पे डेटा रिफ्लेक्ट करेगा, जहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड सही तरीके से डालना हो। और यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे ये मेनली एक फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो फॉर्म जब यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक फॉर्म स्टेट मैनेज करना होगा। फॉर्म स्टेट एक अलग से एक स्टेट मैनेजमेंट का प्रॉपर्टी है, और इस क्लास को मैनेज करते ग्लोबल की बोलकर एक क्लास के थ्रू, जिस क्लास के अंदर से इस फॉर्म का सारे डेटा स्टेट को मैनेज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे रीचेक बोलकर एक वेरिएबल रखा है, जिसमें रीचेकिंग ऑप्शन आ सकता है इन फ्यूचर। यहाँ पे जो भी डिजाइन है, तो यहाँ पे लॉगिन जो पेज है वो यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे पैडिंग बनाया गया, जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड फील्ड यूज किया गया है। यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज किया गया है, और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को यूज करते हुए यहाँ पे इनपुट डेकोरेशन जो है वो यहाँ पे यूज किया है। इनपुट डेकोरेशन के अंदर यहाँ पे आइकॉन यूज किया है, प्रीफिक्स आइकॉन है। उसके बाद यहाँ पे आइकॉन का कलर यहाँ पे यूज किया है, और साथ में बॉर्डर का जो कार्व वाला ऑप्शन जो है वो बॉर्डर रेडियस सर्कुलर करके बॉर्डर रेडियस सेट किया गया। उसके बाद यहाँ पे इनिशियल वैल्यू सेट किया था। इनिशियल वैल्यू बेसिकली कुछ होगा नहीं, तो इसीलिए ये ब्लू नाल होगा। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेटर मतलब यहाँ पे जब भी सबमिट किया जाए तो यहाँ पे ब्लैंक नहीं रह सकते, तो इसीलिए ब्लैंक अगर रहेगा तो यहाँ पे इज एम्प्टी मींस यहाँ पे अगर ब्लैंक रहे तो ब्लैंक रहने के बाद यहाँ पे इस में ये मैसेज दिखे। तो यहाँ पे ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है ये काम करता है जब हम लोग नॉन सेफ्टी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क यूज करते पहले। ये हम लोग जब काम करेंगे इसके बारे में भी डिटेल्स दिखा देंगे कि कैसे ये काम करता है। जब यहाँ पे डेटा रहेगा, मतलब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी इनपुट करता हूँ, प्लीज इनपुट यूजर नेम दिखा रहा है, ये नहीं दिखाएगा, मतलब ये वैलिडेट हो चुका है। अगर इसमें भी डाल दे तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, नेक्स्ट पार्ट में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी पासवर्ड और यूजर नेम पे ओनली एक वैलिडेशन रखा गया है, जो कि यहाँ पे डेटा है या नहीं है उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा वैलिडेशन चेकअप कर रहा है। और उस डेटा वैलिडेशन चेकअप करने के बाद यहाँ पे गूगल की यहाँ पे फॉर्म स्टेट मैनेजमेंट से गूगल की लिए थे, और यहाँ पे फॉर्म बोलकर एक विजेट यूज किया गया था, जो कि इस लॉगिन पेज है।
फॉर्म लॉगिन पेज का एकदम रूट विजेट है, जिस रूट विजेट के थ्रू यहाँ पे स्टेट बाइंडिंग करने के लिए यहाँ पे फॉर्म स्टेट की जो है उसको की इंडेक्स से मतलब की एट्रीब्यूट से इसको बाइंड किया गया है। और की एट्रीब्यूट से फॉर्म स्टेट को बाइंड करने के बाद इस फॉर्म स्टेट का जो वैल्यू है, मतलब जब भी हम लोग यहाँ पे लॉगिन में क्लिक करेंगे तो उस टाइम पे लॉगिन को क्लिक करने के टाइम पे चेकअप कर रहे हैं कि अगर करंट स्टेट मतलब जो करंट स्टेट है वो अगर वैलिडेट हो तब डेटा सेव होगा। यहाँ पे बोला कि पहले ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है इसका मतलब ये अगर नहीं हो तो मतलब करंट स्टेट वैलिडेट ना हो जिसमें ये रेड कलर आ जाए, तो यहाँ पे जब भी वैलिडेट नहीं होगा तो यहाँ से रिटर्न करेगा। मतलब इसके बाद में जितनी भी कंडीशंस या जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ रहेगा उसको रीड नहीं करेगा, तो यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न कर जाएगा। मतलब यहाँ से जो प्रोग्राम है वो ब्रेक कर जाएगा, इसके बाद जो भी सिंटैक्स है वो नहीं रीड करेगा। तो ये वैल्यू वैलिडेट हो जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, तो रीचेक ऑप्शन से यहाँ पे जैसे ही डेटा वैलिडेट होता है तो उस टाइम पे रीचेक ट्रू हो जाता है। और जब ये ट्रू होता है तो तब क्या करता है, यहाँ पे जो भी डेटा है वो हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर। नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है, जो ऑप्शन होता है कि यहाँ पे अगर ये जो रीचेक वाला ऑप्शन है, इस रीचेक ऑप्शन को जब फॉल्स हो रहा है तो फॉल्स होने का मतलब ये था कि यहाँ पे जो रीचेक हो रहा है, रीचेक यहाँ पे यूजर ऑथ को चेकअप कर रहा है कि यहाँ पे यूजर जो डेटा वैलिडेट वाला जो पार्ट है ये पूरी तरह से ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा है। तो जब भी ये डेटा ऑथेंटिकेट नहीं होता है तो यहाँ से आके रिटर्न कर जाता है। तो यहाँ पे कैशपोर्ट मैसेज जो है, जहाँ पे ये जो मैसेज पर जो दिख रहा था, ये मैसेज बेसिकली यहाँ से आ रहा है, जिससे ये मैसेज रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम लोग उसका डेटा यहाँ पे चला जाए तो उस टाइम पे ये वाला मैसेज दिखे। यहाँ पे रीचेक वाला जो पार्ट है, रीचेक अगर ट्रू हो जाए, ट्रू होने का मतलब ही ये है कि यहाँ पे यहाँ पे जो रीचेक ट्रू है यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। यहाँ पे बैठने की वजह से यहाँ पे जो यूजर नेम पासवर्ड डू नॉट मैच जो ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे अगर बैठा है यहाँ पे जो मैसेज है ये मैसेज काम कर सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे जो राउटिंग वाला प्रोसेस है, मतलब अगर ये ट्रू हो जाता है तो ट्रू हो जाने के बाद यहाँ पे नेविगेटर पुश रिप्लेसमेंट, ये नेविगेशन प्रोसेस है जिससे एक पेज से दूसरे पेज में दूसरी स्क्रीन में जाने का कोड ये है, जिसमें यहाँ पे मटेरियल नेविगेटर पुश रिप्लेसमेंट ऑप्शन दिया है, इस पे कॉन्टेक्स्ट यूज किया है और यहाँ पे पेज राउटर ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पे इसमें जाने के बाद यहाँ पे लॉगिन वाला जो पार्ट है इस लॉगिन पेज में सेट कर लो। तो अभी हम लोग यूजर स्टेट वाला पार्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो यूजर स्टेट है, यूजर स्टेट को मैनेज करने के लिए यहाँ पे यूजर क्लास बनाया गया है और यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे डाला गया है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग स्टेट मैनेजमेंट करेंगे। तो स्टेट मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे जो प्रोवाइडर जो पैकेज है जो ऑलरेडी हम लोग इंपोर्ट कर चुके थे, अभी यहाँ से एक सैंपल कोड दिखता है। तो सैंपल एग्जांपल कोड में जाके यहाँ पे जो सैंपल कोड दिखा है, अलग अलग तरीके का प्रोवाइडर ऑप्शन मिलता है। बेसिक जो प्रोवाइडर ऑप्शन जो मिला, यहाँ पे मल्टी प्रोवाइडर ऑप्शन यूज करने वाले, तो मल्टी प्रोवाइडर में यहाँ पे प्रोवाइडर रखेंगे और ये प्रोवाइडर जो अप्लाई होगा पूरी ऐप के लिए अप्लाई होगा। तो इसलिए यहाँ पे जहाँ पे रन ऐप ऑप्शन यूज कर रहे हैं उसी के अंदर यहाँ पे मल्टी प्रोवाइडर ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल करना होगा। तो यहाँ पे मल्टी प्रोवाइडर वाला ऑप्शन को इनेबल करने के लिए ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने कॉपी करके डायरेक्टली डालता हूँ अपने कोड के अंदर। यहाँ पे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पे चाइल्ड, इस चाइल्ड के अंदर यहाँ पे जो माई ऐप है, इस माई ऐप को इसको यहाँ से कट करके इसको यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे डाल के इसको सेव कर। अभी यहाँ पे जो चेंज प्रोवाइडर वाला जो ऑप्शन है, ये चेंज प्रोवाइडर ऑप्शन से बोल रहा है कि यहाँ पे काउंटर बोलकर जो क्लास को कॉल किया गया, ये काउंटर बोलकर क्लास अभी है नहीं। और यहाँ पे चेंज नोटिफायर बोलकर जो ऑप्शन है, और चेंज नोटिफायर ऑप्शन के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह यहाँ पे सेट करेगा। यूज करने के बाद यहाँ पे क्लास यूज करना होगा। तो यहाँ पे मॉडल में जाके एक क्लास को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे चेंज नोटिफायर क्लास के लिए जिस क्लास का नाम है प्रोडक्ट मॉडल बोलकर यहाँ पे एक डार्ट फाइल को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं जिस क्लास का नाम होगा प्रोडक्ट नोटिफायर। बट यहाँ पे प्रोडक्ट नोटिफायर क्लास के साथ कनेक्ट करना है, जिसके अंदर हम लोगों को क्लास जो कॉल करना है, यहाँ पे नोटिफायर क्लास है जिसके विच सिंटैक्स है चेंज नोटिफायर बोलकर एक सिंटैक्स यहाँ पे यूज करना है। तो ये चेंज नोटिफायर जो है ये मटेरियल पैकेज से आता है। ये मटेरियल पैकेज के अलावा यहाँ पे फाउंडेशन बोलकर एक पैकेज होता है जिसको यूज कर सकते हैं। इसमें फाउंडेशन पैकेज जो फ्लैशर का पैकेज है, इस पैकेज के अंदर से नोटिफायर पैकेज मतलब ये स्टेट मैनेजमेंट पैकेज है जो कि बैकग्राउंड डेटा को
स्टोर करता है और उसी डेटा से हम लोगों का जो डेटा इंटरेक्टिविटी है उसको पता लगाते हैं। तो यहाँ पे डेटा रहने के लिए एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइटम को मैनेज करना है, तो यहाँ पे आइटम क्लास को इम्पोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे इसको आइटम्स ऐड करना है। ये जो आइटम्स है, ये आइटम्स को जब अंडरस्कोर यूज करेंगे तो ये प्राइवेट डेटा हो जाता है स्टार्टर के लिए। यहाँ पे जो आइटम्स होता है ये आइटम्स, तो यहाँ पे आइटम क्लास का आइटम ऑब्जेक्ट से ये डेटा ऐड होगा। तो यहाँ पे जो आइटम है, इस आइटम को डॉट ऐड बोलकर ऑप्शन से इस ऐड मेथड के थ्रू यहाँ पे जो आइटम ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो यहाँ पे जब भी ये डेटा ऐड होगा, ये डेटा ऐड होने के बाद तो जब भी ये इस बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटा अपडेट हो। तो यहाँ पे जो डेटा अपडेट होना चाहिए, उस डेटा अपडेट होने के लिए यहाँ पे डेफिनेटली नोटिफायर लिसनर बोलकर एक मेथड है, इसको कॉल करना होगा, क्योंकि इसको कॉल करके तभी जाके यहाँ पे जो डेटा है वो चेंजेस होगा। तो यहाँ पे जो डेटा चेंजेस होगा, इस डेटा चेंजेस को, इस डेटा को पाने के लिए यहाँ पे लिस्ट क्लास जो है, इस लिस्ट क्लास से हम लोग को सारे आइटम्स को चाहिए। ये आइटम्स को गेट यूज करके प्राइवेट जो था डेटा, जहाँ पे डेटा इनिशियलाइज हो जाता है इसके थ्रू, लेकिन यहाँ पे आइटम्स करके यहाँ पे डेटा गेट करेंगे, जिसके थ्रू हम लोगों को यहाँ पे जो प्राइवेट आइटम जो था उसको यहाँ पे गेट किया जा रहा है। मतलब ये जो आइटम है ये ओनली फॉर यूजिंग फॉर गेटर नॉट सेटर। मतलब यहाँ पे ओनली डेटा मिल सकते हैं बट डेटा सेट कर नहीं सकते बाहर से। तो ये काइंड ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी टाइप का हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे और एक चीज चाहिए जिसका नाम है इंट काउंटर बोल सकते हैं, क्योंकि कितना डेटा यहाँ पे गया उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी काउंटेबल डेटा वैल्यू होगा तो उसको भी यहाँ पे ऐसे प्राइवेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो डेटा आएगा तो काउंटर, जिसमें हम लोग डेटा को एडिशन करेंगे। यहाँ पे डेटा एडिशन भी होगा। यहाँ पे जो जितने भी आइटम्स होगा, आइटम के लेंथ को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, तो यहाँ पे पता चल जाएगा काउंटर को तो कितना आइटम डेटा यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो चुका है। इस काउंटर आइटम को यूज करेंगे जिससे यहाँ पे डेटा वैल्यू जैसे ही अपडेट हो यहाँ पे दिख जाए। यहाँ पे जो काउंटर वाला पार्ट जो है, इस काउंटर वाला पार्ट को दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंट गेट काउंटर और इसको ये जो अंडरस्कोर काउंटर जो है तो ऐसा कर देना होगा, जिससे हम लोग यहाँ पे काउंटर का जो वैल्यू है वो यहाँ पे मिल जाए। तो अभी यहाँ पे जो प्रोडक्ट नोटिफायर बोलकर जो यहाँ पे है, इसको अभी यहाँ पे कॉल करना होगा। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिख रहा था वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया प्रोडक्ट नोटिफायर। और एक नोटिफायर यहाँ पे बनाने के लिए यहाँ पे यूजर नोटिफायर बोलकर और एक क्लास यहाँ पे क्रिएट करते हो, इसका नाम देता हूँ यूजर मॉडल। तो यहाँ पे क्लास यूजर नोटिफायर विथ चेंज नोटिफायर बोलकर क्लास यहाँ पे यूज करते हैं। इस चेंज नोटिफायर क्लास को यहाँ पे यूज करने के बाद यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड जो होगा वो हम लोगों को यहाँ पे सेट कर देना होगा बाय डिफॉल्ट। मैंने क्योंकि सर्वर साइड से मैं किसी भी तरह का डेटा अभी नहीं ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूजर नेम बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे सेट कर देता हूँ एडमिन बोलकर, और उसके बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पे एक मेथड यूज करता हूँ जिस मेथड का नाम देता हूँ void auth, जिसमें यहाँ पे स्ट्रिंग यूजर मतलब यहाँ पे यूजर नेम और स्ट्रिंग पास, ये दो डेटा हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। जब ये दो डेटा यहाँ पे डाला जाएगा तो यहाँ पे और एक फंक्शन यहाँ पे डालता हूँ जिसका नाम देता हूँ बुल चेक करता हूँ। इस चेक फंक्शन के थ्रू यहाँ पे बाय डिफॉल्ट करता हूँ फॉल्स, क्योंकि जब ये लॉगिन नहीं होगा तब ये फॉल्स होगा। मतलब यहाँ पे जब भी ये डेटा चेंजेस होगा, मतलब डेटा जो आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे यूजर नेम इक्वल यूजर होना चाहिए एंड पासवर्ड इक्वल पास होगा। तो ये दोनों वैल्यू प्रोसेस है, इसको ठीक तरह से काम करने के लिए ये जो चेक वैल्यू है ये इक्वल ट्रू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू वैलिडेट हो जाता है। और जब ये वैल्यू वैलिडेट होता है और यहाँ पे चेंज नोटिफाइड लिसनर्स करके यहाँ पे डेटा को चेंज करते हैं। डेटा जब चेंज करते हैं तो यहाँ पे लॉगिन ऑप्शंस में वैलिडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बुल इज लॉगिन, इस लॉगिन को गेट मेथड से चेक कर सकते हैं। अगर ये लॉगिन हो जाए तुरंत यहाँ पे उस लॉगिन को चेकअप करके यहाँ पे डेटा को ट्रांसमिट कर सके। और यहाँ से भी जब भी हम लोगों को तुरंत डेटा रिस्पॉन्स मिले, उधर से भी हम लोगों को ये डेटा को चेकअप करके यहाँ पे भी दे सके। तो यहाँ पे जो रिटर्न वाला ऑप्शन है इसको भी बुलियन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेटा वैलिडेट होने के साथ साथ यहाँ पे भी ट्रू या फॉल्स हम लोगों को मिलना चाहिए। लॉगिन ऑथेंटिकेशन वाला जो काम है उसी तरीके से करें। तो अभी यहाँ पे ये प्रोसेस बन गया, तो ये भी हम लोगों को असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर बोलकर यहाँ पे क्लास बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो क्रिएट वाला जो पार्ट है, इस क्रिएट में जो कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट है, इसको ओनली सिंगल ऐसे अगर डाल देंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे यूजर नोटिफायर क्लास को कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो मॉडल से, एक प्रोडक्ट मॉडल से प्रोडक्ट नोटिफायर आया और यूजर मॉडल से यूजर नोटिफायर आया, जो दोनों ग्लोबली स्टेट प्रोसेस मैनेज हो
चुका है। तो ये दोनों ग्लोबल स्टेट प्रोसेस मैनेज हो जाने के बाद अभी इसको सेव करके यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे हॉट रिलोड हो रहा है। ये हॉट रिलोड का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लॉगिन वाला पेज है, इस लॉगिन पेज में बाय डिफॉल्ट आए, क्योंकि यहाँ पे लॉगिन एनेबल ना लाए, यहाँ पे जो लॉगिन वाला जो पार्ट है, लॉगिन पार्ट को डायरेक्टली चेक कर सके कि यहाँ पे लॉगिन होगा या नहीं होगा। तो इस लॉगिन प्रोसेस को चेकअप करने के लिए यहाँ पे bool is log in ये प्रॉपर्टी को कॉल करना होगा। बट यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है, इसको कॉल करने के लिए कॉन्टेक्स्ट के थ्रू डेटा पासिंग होता है। तो कॉन्टेक्स्ट के थ्रू डेटा पासिंग होने के लिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच बोलकर यहाँ पे क्लास को कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे जो वॉच होगा, यहाँ पे टाइप कास्ट को यूज करना पड़ेगा जेनेरिक प्रोसेस को, जहाँ से हम लोगों को यूजर नोटिफायर जो है उस क्लास को यहाँ पे असाइन करना होगा। यूजर नोटिफायर क्लास को जब असाइन करेंगे तो यहाँ पे इज लॉगिन बोलकर जो प्रॉपर्टी था उसको यहाँ पे असाइन किया इस वेरिएबल के अंदर। और इसके अंदर जब असाइन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जब ये ट्रू रहेगा, मतलब इज लॉगिन जब ट्रू होगा, तब ये होम पेज जो होगा उसके अंदर जाएगा, और अगर फॉल्स होगा तो लॉगिन पेज में दिखेगा। तो यहाँ से एक लॉगिन स्क्रीन वाला प्रोसेस जो है तो यहाँ पे काम कर जाता है। तो अभी देखते हैं बाय डिफॉल्ट क्या आता है। यहाँ पे प्रोसेस बोल रहा है कि एरर कुड नॉट फाइंड करेक्ट। तो मे बी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि नोटिफायर जो मैंने यहाँ पे यूज किया ऐप के अंदर इनिशिएट नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे इसको एक बार बंद करके फिर रिलोड कर सकते हैं। अभी ये जो ऐप है ये रिलॉन्च होने के बाद जो प्रॉब्लम दिख रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि जिस एमुलेटर पे ये चल रहा है, तो यहाँ पे जो स्टेट हम लोग सेट किए, ये स्टेट बेसिकली हार्डवेयर के अंदर, मतलब डिवाइसेस के अंदर ये चलेगा। उस डिवाइसेस के अंदर एक स्टोरेज, टेम्पोररी स्टोरेज को एक्वायर करता है। तो उसी टेम्पोररी स्टोरेज को एक्वायर करने के लिए इस ऐप को रिलॉन्च करने की जरूरत पड़ा, जिसके अंदर से जो भी क्लासेस के थ्रू जो डेटा हम लोग स्टोर करने वाले टेम्पोररी बेसिस में वो यहाँ पे स्टोर होता है। तो यहाँ पे मेनली डेटा स्टोर हो जाने के बाद यहाँ पे लॉगिन पेज ही आया, क्योंकि यहाँ पे होम पेज आया नहीं, क्योंकि यहाँ पे लॉगिन जो ऑथेंटिकेशन है वो पास नहीं किया। तो यहाँ पे एडमिन और यहाँ पे पास करेंगे, देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे आ चुका है, बट यहाँ पे क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन जो है, ऑथेंटिकेशन जिसके थ्रू पास होना चाहिए था वो यहाँ पे लॉगिन पेज से हो गया है, क्योंकि लॉगिन पेज में किसी भी तरह का चेकिंग था इसके अंदर। यहाँ पे इस चेकिंग को सेटअप नहीं किया हुआ था, क्योंकि हम लोगों को ऑथेंटिकेशन पार्ट को चेकअप करना चाहिए था। यहाँ पे जो लॉगिन बटन है, इस बटन का चाइल्ड वाला जो पार्ट है इसको ऊपर में रखता हूँ, जिसके अंदर पहले नेम यूज करता हूँ लॉगिन पेज। तो यहाँ पे जो डेटा यहाँ पे आ चुका है। अभी इस डेटा को आने के बाद हम लोग चेक करेंगे ऑथ प्रोसेस से। यहाँ पे हम लोगों को डेटा कंज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डेटा कंज्यूम हो रहा है, इसमें हम लोगों को यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूजर नोटिफायर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यूजर नोटिफायर ऑब्जेक्ट इवन कॉन्टेक्स्ट। अभी यहाँ पे प्रोवाइडर कॉल करने का और एक ऑप्शन है, प्रोवाइडर को इनिशिएट करने का। यहाँ पे PROVITER प्रोवाइडर करके प्रोवाइडर क्लास का ऑब्जेक्ट और उसके साथ ऑप यूज करके यहाँ पे प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं। कॉल हो जाने के बाद यहाँ पे टाइप कास्टिंग पहले किया था वॉच के थ्रू, वैसे ही यहाँ पे भी सेम कर सकते हैं। यहाँ पे यूजर नोटिफायर और का जो क्लास है, इस क्लास को यहाँ पे यूजर नोटिफायर के अंदर यहाँ पे यूज किया है। तो ये जो यूजर नोटिफायर है, इस यूजर नोटिफायर के थ्रू हम लोगों को सारे डेटा मिल जाता है। तो अभी जो भी डेटा यहाँ पे मिल रहा है, इसी डेटा को अभी यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे UN यूजर नोटिफायर करके यहाँ पे ऑथ बोलकर जो ऑप्शन है वो मिलता है। यहाँ पे यूजर नोटिफायर के अंदर यूजर नेम भेजेंगे, जो कि यहाँ पे यूजर नेम जो था, अभी यहाँ पे जो यूजर नेम यूज किया था वो यूजर नेम नल सेफ्टी ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पे असाइन किया गया था। यहाँ पे यूजर नेम जो था नल सेफ्टी ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पे असाइन किया है, पासवर्ड भी सेम है। तो यहाँ पे जब नल सेफ्टी ऑपरेटर ऑलरेडी पहले यूज हुआ था, तो उसको जब हम लोग असाइन करेंगे तब यहाँ पे किसी क्वेश्चन मार्क के थ्रू यहाँ पे असाइन करना चाहिए, तो जैसे यहाँ पे जो रेड कलर में जो प्रॉब्लम दिख रहा था वो प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। तो उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डेटा भी यहाँ पे पास करना होगा। तो यहाँ पे पासवर्ड डेटा पास करने के बाद यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दोनों अगर मैच करेगा तो यहाँ पे ट्रू आएगा, और अगर नहीं होगा तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। जब ये ट्रू आएगा तब ये दिखेगा। यही है मेन प्रोसेस। अभी यहाँ पे चेक करते कि UN.isLogin मेनली ट्रू होगा तभी यहाँ पे इस पोजीशन में आ सकता है, नहीं तो इस जगह पे आने का कोई चांस है ही नहीं। तो अभी यहाँ पे देखते हैं एडमिन और यहाँ पे पास करके देखते हैं क्या हुआ। डेफिनेटली यूजर नेम पासवर्ड
मैच नहीं कर रहा है, तो यूजर नेम पासवर्ड मैच नहीं करने की वजह से यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉब्लम दिखा गया। अभी पासवर्ड लिखते हैं तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड का जो वैलिडेट वाला जो पार्ट है ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं, ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे मेनली क्या हुआ, यहाँ पे विदाउट वैलिडेशन घुस गया, मतलब यहाँ पे एडमिन और पास लिखा बट यहाँ पे स्टिल घुस जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक बार तो हम लोगों का ऑथेंटिकेट हो चुका था, बट ऑथेंटिकेट हो जाने के बाद एक बार वैलिडेट हो चुका था टाइम पे ये जो डेटा है ये ट्रू हो चुका। तो ये डेटा जब ट्रू हो गया तो इसको फॉल्स करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ये घुसते ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो लॉगआउट वाला जो पार्ट है इसको भी यहाँ पे एक्शन करना होगा। तो यहाँ पे वॉइड लॉगआउट बोलकर एक मेथड यहाँ पे यूज करना होगा, जिसके थ्रू यहाँ पे इस चेक को फॉल्स करना होगा, नहीं तो वो स्टेट में ट्रू होकर बैठा हुआ है, जिससे ये लॉग आउट करने के बाद भी लॉगिन स्क्रीन में जा रहा है बट ये प्रॉपर्ली लॉग आउट नहीं हो रहा है। ये लॉग आउट होने के लिए यहाँ पे home.dart में जाते हैं, home.dart में जाके यहाँ पे भी यूजर नोटिफायर का जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे कॉल करना है। यूजर नोटिफायर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉल करने के लिए UN अप्लाई करते हैं, यहाँ पे इसको कॉल करते हैं constant डॉट, यहाँ पे एक पार्ट है कि जब भी हम लोग यहाँ पे एक यूजर नोटिफायर ऑब्जेक्ट को सबमिट करने के लिए, डेटा पुश करने के लिए यहाँ पे यूज करने वाले हैं प्रोवाइडर डॉट ऑफ, इसमें कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि सिंगल लाइन वाला प्रोसेस मैंने जो यूज करना चाह रहे थे वैसे नहीं होगा। तो यहाँ पे यूजर नोटिफायर UN इक्वल टू और यहाँ पे टाइप करते हैं यूजर नोटिफायर्स। तो अभी यहाँ पे जो लॉगआउट वाला जो पार्ट है, एक है गो टू कार्ट और यहाँ पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जो ऑन प्रेस वाला ऑप्शन जो है, इस ऑन प्रेस ऑप्शन के बाद यहाँ पे even डॉट लॉग आउट बोलकर इस मेथड को कॉल करते हैं। बट यहाँ पे एक यूजर मॉडल पे जाके एक चीज डालना भूल गया था जिसको नाम है नोटिफायर लिसनर्स। इसको अगर नहीं डालेंगे तो ये बेसिकली फॉल्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू चेंजेस होगा वो वैल्यू परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस वैल्यू को चेंजेस करने के लिए ये वाला ऑप्शन को यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस है इस सेम प्रोसेस को कार्ट पेज के अंदर भी डालना चाहिए। तो कार्ट पेज के अंदर डालने के लिए यहाँ पे भी पहले इसको यहाँ पे कॉल करते हैं यूजर नोटिफायर को, यहाँ से लेके यहाँ पे सेट करते हैं। सेट करने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं और उसके बाद इस पैकेज को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोवाइडर पैकेज को इम्पोर्ट करने के बाद यहाँ पे जो डेटा आ गया है जो UN पैकेज है, इसको डायरेक्टली यहाँ पे UN डॉट लॉग आउट सेट करते हैं। जब भी यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन काम करते हैं तो जहाँ पे भी क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉग आउट पेज में गया। अभी इसमें अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैलिडेट हो रहा है और यहाँ पे वैलिडेट होने के बाद यहाँ पे पासवर्ड में पास करके इसको पास करने की कोशिश करेंगे तो अभी यहाँ पे पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, जिसका मतलब सक्सेसफुली लॉग आउट हो चुका है। तो लॉग आउट हुआ है जिसमें ऑथेंटिकेशन ब्रेक कर चुका है। तो ऑथेंटिकेशन ब्रेक होने के बाद ये फिर से लॉगिन करने के लिए प्रॉपर यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब जाके ये लॉगिन होगा। अभी हम लोग काम करेंगे इस प्रोडक्ट स्टेट को किस तरह यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अभी होम पेज और कार्ट पेज इस दोनों के अंदर काम होगा और साथ में हम लोगों का प्रोडक्ट मॉडल जो है जहाँ पे प्रोडक्ट मॉडिफायर बोलकर क्लास है उसके अंदर हम लोग काम करेंगे। तो प्रोडक्ट स्टेट में काम करने के लिए यहाँ पे कौन कौन सी चीज होना चाहिए। एक काम है कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड होगा, उसके बाद प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो रहा है का वैल्यू यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दिखेगा जिससे प्रोडक्ट का वैल्यू और प्राइस लिखता रहे। तो अभी ऑलरेडी कुछ काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे डेटा एक्शन करने के लिए यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके का प्रोसेस है जो कि यहाँ पे प्रोवाइडर यूज किया था। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नोटिफायर जो है तो यूज करना है, तो इसको PN बोलते हैं और वैसे ही सेम यहाँ पे प्रोवाइडर को यूज करके अभी इसके अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट नोटिफायर का एक इंस्टेंस यहाँ पे बना लिए। अभी यहाँ पे जो प्रोडक्ट नोटिफायर ऑप्शन है, इस प्रोडक्ट नोटिफायर से यहाँ पे हम लोगों को डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे जो डेटा मिलेगा इस प्रोडक्ट नोटिफायर पैकेज को यूज करने का तरीका है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नोटिफायर के लिए PN डॉट काउंटर, तो यहाँ पे जो काउंटर है इस काउंटर को यहाँ पे यूज करेंगे। डेटा जो मिलने वाला है वो इन वैल्यू में मिलेगा और यहाँ पे जो डेटा दिखने वाला है वो स्ट्रिंग में दिखेगा। टू स्ट्रिंग करके यहाँ पे तो कन्वर्ट करना होगा, तब जाके यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिख रहा था वो नहीं दिखेगा। यहाँ पे ऑलरेडी 0 आ गया, मतलब जैसे ही यहाँ पे स्टेट अपडेट हो चुका है, स्टेट अपडेट होने के बाद भी तुरंत यहाँ पे वैल्यू 0 आ गया। जो प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड होगा वही प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेगा। तो अभी ये प्रोडक्ट ऐड होगा तो
प्रोडक्ट ऐड होने का मतलब यहाँ पे ये जो लिस्ट वाला जो पार्ट है, इस लिस्ट के थ्रू प्रोडक्ट को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट ऑलरेडी पहले से यहाँ पे आइटम लिस्ट यूज करके यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे है। तो अभी ये इसके अंदर यहाँ पे KPN प्रोडक्ट नोटिफायर के अंदर यहाँ पे ऐड मेथड हम लोग यूज किए थे, जिसके अंदर आइटम ऐड करना होगा। तो यहाँ पे जो आइटम ऐड करना होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों के पास ये जो आइटम डेटा आ रहा था, आइटम क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये आइटम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पुश कर देना होगा डायरेक्टली इसके अंदर, तभी जाके हम लोग जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे एडिशन होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, दूसरा प्रोडक्ट ऐड किया, तीसरी प्रोडक्ट ऐड किया, चौथा प्रोडक्ट ऐड किया, पांचवा प्रोडक्ट ऐड किया। ये सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड हो गया है, अच्छी तरीके से दिख रहा है। 5 प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हुआ, बट 5 प्रोडक्ट ऐड हुआ तो 5 प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं दिखा है, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट दिख रहा है। अभी जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हुआ था वो प्रोडक्ट को अभी यहाँ पे दिखाना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे कार्ट पेज में जाना पड़ेगा। कार्ट पेज में जाके फिर से हम लोगों को यहाँ पे प्रोडक्ट नोटिफायर का जो ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे बनाए थे उसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे डालने के बाद अभी इस प्रोडक्ट नोटिफायर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इम्पोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नोटिफायर ऑब्जेक्ट यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुका है। इम्पोर्ट हो जाने के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट बिल्डर है, प्रोडक्ट बिल्डर बेसिकली यहाँ पे जो टेबल लिस्ट है, इस टेबल लिस्ट के अंदर हम लोगों को प्रोडक्ट नोटिफायर से प्रोडक्ट लेंथ को दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नोटिफायर का जो पार्ट है PN डॉट करके यहाँ पे जो काउंटर है, जो काउंटर क्लास यहाँ पे यूज किया है वो यहाँ पे दिखाना होगा। तो अभी यहाँ पे दिखाने के बाद जो भी प्रोडक्ट हम लोगों के पास बना हुआ था, तो यहाँ पे PN डॉट आइटम्स जो आइटम आईडी है उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। तब देखें यहाँ पे जो भी डेटा आइटम है वो यहाँ पे मिलता जाएगा। यहाँ पे 5 आइटम यहाँ पे ऐड किया हुआ था, तो यहाँ पे 5 आइटम का अपडेट मिल गया। बट 5 आइटम के साथ यहाँ पे जो टोटल वैल्यू जो होना चाहिए वो टोटल वैल्यू एग्जैक्टली नहीं मिला। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में जाके यहाँ पे डबल टोटल एम्प्टी करके यहाँ पे वैल्यू 0.0। अभी यहाँ पे जो टोटल आइटम है, इस टोटल आइटम का जो वैल्यू होना चाहिए यहाँ पे टोटल अमाउंट प्लस इक्वल यहाँ पे जो आइटम घुस रहा है, आइटम डॉट अमाउंट जो था, इस अमाउंट को यहाँ पे डालना है। अमाउंट यहाँ पे नल सेफ्टी ऑपरेटर है, तो नल सेफ्टी ऑपरेटर का ये एरर है, तो इसलिए इसको इस तरह डालना है ताकि ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाता है। इस वैल्यू को डालने के बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है वो सेट हो चुका है। अभी इस गेटर मेथड यूज करके यहाँ पे टोटल AMT टोटल अमाउंट इसको सेट करना होगा। और अभी यहाँ पे टोटल अमाउंट सेट करने के बाद यहाँ पे जो भी डेटा वैल्यू यहाँ पे सेट किया, इसको PN जो डेटा है यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे डाल देते हैं। तो अभी यहाँ पे जो डेटा आइटम है ये बिल्कुल ऐसे दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जब भी ये डेटा ऐड करेंगे तब दिखेगा, तब ये एडिशन होगा ना। बट मैंने बताता हूँ कि ना ऐसा ना हो, ये जब डेटा ऑलरेडी हम लोगों के पास है उसको कैलकुलेट करके दिखाते। इसके लिए अमाउंट टोटल वैल्यू ऐसा कर लेते हैं। ये टोटल अमाउंट जो होगा ये डेफिनेटली डबल होगा। ये जो आइटम्स होगा, आइटम्स पे यूज करेंगे फॉर ईच बोलकर जो मेथड है, फॉर ईच मेथड अंदर से एक एक करके आइटम निकलेगा। तो यहाँ पे इसको इस आइटम का जो वैल्यू होगा वो इस टोटल अमाउंट जो है, इस टोटल अमाउंट का यूज करके यहाँ पे आइटम जो है, आइटम के थ्रू जो अमाउंट मिलेगा उसको यहाँ पे यूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पे फाइनली ये टोटल जो वैल्यू है, इस टोटल वैल्यू को यहाँ पे आउटपुट देना होगा। तब जाके हम लोगों को यहाँ पे जो टोटल मतलब जो पार्ट है और यूज करने की कोई जरूरत नहीं, तो इसको भी यहाँ पे रखने की कोई जरूरत नहीं। ये जो टोटल अमाउंट जो है, जो की यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था, इसको जब भी सेव करेंगे तो यहाँ पे टोटल जो अमाउंट है तुरंत यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे प्रीवियस वाला जो प्रोडक्ट है उसको डिलीट करने देगा। तो यहाँ पे जब इसको डिलीट करूंगा, इस प्रोडक्ट का एक आईडी को यूज करके, मतलब इस प्रोडक्ट आइटम को यूज करके इसको डिलीट करना होगा। अभी यहाँ पे रिमूव बोलकर एक फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया। यहाँ पे जो ये आइटम जो है, इस आइटम के थ्रू रिमूव बोलकर ऑलरेडी एक फंक्शन है, उसका नाम है रिमूव एड। इसमें हम लोगों को इंडेक्स मिलेगा। ये इंडेक्स इंटीजर इंडेक्स होगा जिसके थ्रू यहाँ पे डेटा डिलीट होगा। और डेटा जब डिलीट होगा तो यहाँ पे नोटिफाइड लिस्टनर ये भी यूज करना होगा। तब जाके यहाँ पे जो आइटम जो होगा वो रिमूव होगा। तो यहाँ पे जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो डेटा रिमूव होगा। यहाँ पे एक बटन है, इस बटन के थ्रू एक्चुअली ये डेटा डिलीट होने वाला है। तो यहाँ पे जो डेटा डिलीट होने वाला है, PN जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आने वाला नहीं है, क्योंकि ये अलग से मेथड हो गया है कि अंदर से ये इंडेक्स आएगा। इसको अलग तरीके से यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन जो है इसके थ्रू यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसको कस्टमाइज कर लेते हैं जिससे बढ़िया से काम करे। तो यहाँ पे ऑन प्रेस बोलकर यहाँ पे एक फंक्शन यूज करता हूँ, जो फंक्शन को यहाँ पे ऑप्शनल रखते हैं। तो यहाँ पे और जो ऑन प्रेस है इसको इस तरह यूज करेंगे, बट यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसा करेंगे। ये जो ऑन प्रेस जो है यहाँ पे कॉल करेंगे, जिससे क्या होगा,
ये फंक्शन जो है ये मैंडेटरी नहीं होगा। एडिटर यहाँ पे डिलीट करेंगे कि जहाँ से मैंने ये रिमूव किया था उसके पहले से किया था। पहले जैसे मैं इसको कर देता हूँ तो यहाँ पे पीएन टोटल अमाउंट यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू मिल रहा है, टेबल बॉर्डर यहाँ पे मिला। तो अभी यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज करता हूँ। इस फंक्शन में एक क्लास में यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है कंज्यूमर, जिसको यूज करके यहाँ पे डेटा को रिमूव करेंगे। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है मतलब जो क्लास नेम आएगा उस क्लास नेम को यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। प्रोडक्ट मॉडिफायर क्लास को यहाँ पे यूज करने वाले यहाँ पे इसको पीएन कहते हैं तो बेहतर होगा। चाइल्ड अभी मैंने यहाँ पे यूज करने वाले नहीं है तो इसलिए इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो क्या होगा थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाएगा कि मैं स्टेप इसी को यूज करना चाह रहा हूँ। पीएन डॉट यहाँ पे मैं रिमूव मेथड को यूज करूँगा जहाँ पे मैं इंडेक्स को यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ओनली सिंटेक्स को यहाँ पे अप्लाई करूँगा जिसके थ्रू ये जो डेटा है ये डेटा रिमूव होगा। फिर से एक बार चेकअप कर लेते हैं। ये स्टेट बिल्कुल रीसेट हो चुका है। अभी यहाँ पे लॉगिन किया, यहाँ पे एक डेटा दो डेटा पुश कर चुका हूँ। ये दो डेटा के बाद अभी इसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के बाद यहाँ पे तो यहाँ पे किसी भी तरह से ये वाला पार्ट काम नहीं कर रहा है। देखते हैं यहाँ पे डेटा वैल्यू जो है वो यहाँ पे मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे इंडेक्स प्रोडक्ट मॉडल के अंदर डाला हूँ। तो अभी देखते हैं इसके ऊपर क्लिक करते यहाँ पे कुछ रिएक्शन आ रहा है या नहीं। अगर यहाँ पे कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो पार्ट है ये काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये जो कंज्यूमर वाला प्रोसेस जो यहाँ पे यूज किया ये शायद काम नहीं किया। तो यहाँ पे और एक सिंटैक्स ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड बोलकर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है जिससे थ्रू भी हम लोग डेटा को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडिफायर डेटा को यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं और यहाँ से हम लोगों को रिमूव इंडेक्स मिलता है। तो अभी यहाँ पे इस करके देखते ये शॉर्ट हैंड प्रोसेस है स्टेट को कॉल करने का। तो ये देखते हैं अभी ये काम करने के लिए ये जो ऑप्शन यूज किया फिर से इसको रिस्टार्ट करना होगा क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टेट है ये पहले से ये 0 हो चुका था। यहाँ पे एडमिन पास कर और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करके दो डेटा यहाँ पे पास किया। यहाँ पे एक्चुअली काउंटर वाला जो पार्ट था काउंटर मेनली अलग सा इंडेक्स रहा था क्योंकि वो स्टार्ट हुआ था 0 से और इतना। और यहाँ पे हम लोगों का जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट ऐड हो चुका था। तो यहाँ पे प्रोडक्ट अपडेट करने के लिए यहाँ पे भी ये जो काउंटर वाला जो पार्ट है ये काउंटर अपडेट होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ये काउंटर लेंथ वाला जो पार्ट है या इसको भी यहाँ पे रखना होगा। फिर से यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो काउंटर लेंथ है वो अलग है और यहाँ पे जो आइटम लेंथ है वो अलग है। तो इसी वजह से यहाँ पे दिक्कत है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करते हैं 2-3 प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड किया। 3 प्रोडक्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे 2 प्रोडक्ट कर दिए, 2 प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर दिए। जो प्राइस है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे क्लियर कट करने के लिए यहाँ पे रिमूव ऑल बोलकर यहाँ पे और एक मेथड यहाँ पे क्रिएट करते हैं। रिमूव ऑल बोलकर यहाँ पे और एक मेथड यहाँ पे यूज करते हैं और यहाँ पे आइटम्स डॉट क्लियर बोलकर एक मेथड है वो क्लियर हो जाए। और जब भी ये क्लियर हो जाएगा तो डेफिनेटली ये भी 0 हो जाएगा। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस। अभी एक कार्ड पेज के अंदर जाएंगे यहाँ पे pn डॉट रिमूव ऑल प्रोसेस को यहाँ पे कॉल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लियर कट वाला जो पार्ट है इस क्लियर कट पार्ट को यहाँ पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे फुटर के अंदर जाके यहाँ पे फुटर टेबल वाला जो पार्ट है इसके अंदर से कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड बोलकर यहाँ पे ऑप्शन है जहाँ पे प्रोडक्ट मॉडिफायर को यहाँ पे यूज करना होगा। यहाँ पे हम लोगों को रिमूव ऑल वाला पार्ट को यहाँ पे डाल देना होगा जिसको सेव करते हुए हम लोगों को यहाँ पे प्रोडक्ट रिमूव करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे रिमूव ऑल रिमूव हो गया। यहाँ पे भी क्लिक करते हैं तो ऑल रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे फिर से मैं प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर लूँ। यहाँ पे गया, यहाँ पे भी क्लिक किया, रिमूव हो गया। और फाइनली चेकआउट पेज अगर रहेगा जिसमें पेमेंट बिलिंग इन्फॉर्मेशन देके चेकआउट कर सकते हैं। काइंड ऑफ रियल टाइम एप्लीकेशन जो काम कर सकते हैं उसकी हिसाब से प्रोडक्ट कार्ड एनेबल एक ऐप जो है वो मैंने यहाँ पे बना के दिखाया। तो यही रहा आज का ट्यूटोरियल। तो आप लोगों को कैसा लगा वो आप बताइए। अगर अच्छा लगता है हम लोग इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे HTTP सर्विस को किस तरह हम लोग हैंडल करेंगे, सर्वर साइड से जो डेटा आएगा उस डेटा को कैसे हम लोग पुल करेंगे और वो डेटा को मैनेज करते हुए हम लोग अपना ऐप को किस तरह डेकोरेट करेंगे वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर।